प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में साधना में बैठ चुके हैं। 45 घंटे तक उनकी यह साधना रहेगी, 1 जून की शाम तक। दूसरी तरफ विपक्ष इसे सियासी नौटंकी बता रहा है। राहुल गांधी ने इस बीच कहा है कि इस बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए। प्रेम शुक्ला जी, मनीष तिवारी ने कहा कि उत्तर में बीजेपी साफ, दक्षिण में, उत्तर में हाफ और दक्षिण में साफ। और यह भी कांग्रेस कह रही है कि पीएम राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से की थी, कर्नाटक में आपको साफ कर दिया और आगे भी अब साफ करते हुए जाएगी। देखिए, ठीक है, लोगों को इस तरह के अहंकार और दरपुख्तियां करने का संविधान ने उनको अवसर दिया है और इस तरह के अहंकार वाली वृत्ति के शिकार रह सकते हैं। और इसी तरह के अहंकार का प्रदर्शन करते करते 413 वाली पार्टी जो है 44 में सिमट गई है, इस बार 40 के नीचे चली जाएगी। जो दशा है उनकी, पिछली बार उनको सीटें कहाँ मिली थी? केरल, तमिलनाडु, पंजाब, इन राज्यों में उनकी दशा क्या है सब जान ही रहे हैं। बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी दक्षिण में? से लड़ना है। बीजेपी को कितनी मिली थी दक्षिण केरल में? बीजेपी 25 सीट मिली थी, 4 केरल में बीजेपी 0, तमिलनाडु में बीजेपी 0, आंध्र प्रदेश में बीजेपी 0, सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना में आप जीते थे। हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इस बार हम जो है तमिलनाडु में भी हमारा खाता। अच्छा, मुझे बात बताइए, दक्षिण पर इतना फोकस क्यों? आंध्रा में हम 6 में से 4 जीत रहे हैं, तेलंगाना भी जीत रहे हैं। जी प्रत्युष जी, कुछ प्रश्न था आपका? दक्षिण पर इतना फोकस क्यों? राम मंदिर में हम पूरे भारत पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं कि हम पूरे भारत पे फोकस कर रहे हैं। राम मंदिर में रामलला की अखिल भारतीय पार्टी पहले प्रधानमंत्री का दक्षिण दौरा और चुनाव के दौरान भी उनकी ज्यादातर रैलियां साउथ में हुई और अंतिम चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री दक्षिण में। दक्षिण पर इतना फोकस क्यों? इसलिए कि हम अखिल भारतीय दल है। हम कुछ प्रांतों वाले कांग्रेस की तरह जो है कुछ प्रांतों तक सीमित रह गए दल नहीं है। हम अखिल भारतीय दल हैं। हम केरल में भी हैं, हम कश्मीर में भी हैं, हम असम अरुणाचल प्रदेश में भी हैं, हम गुजरात में भी हैं। तो हम अखिल भारतीय दल हैं। कांग्रेस तो कुल मिला के 328 सीटों पे चुनाव लड़ रही साहब। 413 वाली पार्टी, कहीं वो डर तो नहीं है? 328 कहीं वो डर तो नहीं जो सवाल मैंने किया कि जो मनीष तिवारी कह रहे हैं उत्तर में हाफ और दक्षिण में साफ, तो उत्तर की भरपाई दक्षिण से, उत्तर की भरपाई दक्षिण से बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अपनी कथा बता रहे हो। उत्तर प्रदेश में कोई सीट जीतने की स्थिति, बड़ी मुश्किल से 1 सीट रायबरेली कांग्रेस लड़ रही है, 1 सीट। रायबरेली के अलावा कहीं कांग्रेसी प्रचार करते हुए दिखाई दिए हो? पूरी कांग्रेस जमा 1 सीट। आप मुझे प्रत्युष जी, रायबरेली थोड़ा अमेठी चली गई थी प्रियंका जी, और कहां गए थे जरा मुझे आप गूगल करके खोज के बताइएगा। आप जो है उनकी दशा बिहार में कहां है? वो राजद के कंधों पर ही है। मध्य प्रदेश में 1 सीट जीतने की उनकी स्थिति नहीं है। छिंदवाड़ा के अलावा करना चाह रही है। मैं कांग्रेस का रुख करूंगा। सारिका जी, मैं आपके पास आऊं। सारिका जी, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले एक बहुत ही दिलचस्प डिबेट आपको सुनाता हूं और मुझे लगता है कि ऐसी डिबेट बिरले ही देखने को मिलती है। जरा प्ले कीजिएगा। मुझे समझ नहीं आ रही। एक रेड लाइट पे बाहर चले जाओ तो एक रेड लाइट पार कर लो तो पंजाब के अंदर आ जाओ तो आपका गठबंधन है। क्योंकि चंडीगढ़ में कैसा ठगबंधन है सर, वहां पे तो एक दूसरे की आप बुराई करें सर, यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आप कहते हैं कि हम दोनों एक हैं, हम दोनों को आप वोट दीजिए, हमने इतने अच्छे काम किए। वो झाड़ू वाले अपने वोट गिनाते हैं, यहाँ पे आप अपना काम गिना रहे हैं। मुझे समझ नहीं। सारिका जी, ऐसी डिबेट होनी चाहिए। कहीं से कोई अगर कैंडिडेट है तो आपस में वो कम से कम डिबेट करे। मनीष तिवारी जी ने कहा कि मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। रितु सिंह बीएसपी की उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप पंजाब में आप 2 किलोमीटर अंदर घुसे, चंडीगढ़ में जाते हैं तो आप हाथ में झाड़ू पकड़ लेते हैं, चंडीगढ़ से बाहर निकलते हैं तो हाथ झाड़ू छोड़ देता है। ये कैसा गठबंधन है? क्या आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी जी जी, आप ही सवाल। डिबेट सुना। हाँ बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो मैं प्रेम शुक्ला जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि दक्षिण के अंदर बार बार ये कह रहे हैं कि दक्षिण के अंदर हमारी सीटें बढ़ रही हैं। दक्षिण के अंदर बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं है। और खासकर एक बात और भी, मैं जो आप बार बार प्रेम शुक्ला जी से पूछ रहे थे और वो जवाब नहीं दे रहे थे कि दक्षिण में फोकस क्यों, तो दक्षिण में अभी तमिलनाडु में चुनाव भी आने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हर समय 24/7 वो सिर्फ चुनावी मोड पे रहते हैं। बार बार जो इस बात को लेकर के कि मौन साधना में प्रधानमंत्री गए हैं, उसको लेकर के हमारा एक ऑब्जेक्शन
पूरा विपक्षी ऑब्जेक्शन कर रहा है। उसके पीछे एक कारण मैं और भी एक आपसे बात करना चाहूंगी। प्रत्युष जी, आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने विवेकानंद सेंटर को चुना है। आप ये बताइए कि विवेकानंद जी ने जो धर्म संसद के अंदर भाषण दिया था और उनका जो 32 साल की उम्र के अंदर जो संदेश विश्व को दिया, अगर उसके एक अगर हम लाइन के अंदर उसको हम व्याख्यान करें तो वो होगा कि पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम, और सनातन धर्म की जो ये बात कर रहे हैं उसके ऊपर विवेकानंद जी का जो खास फोकस था वो समावेशी था कि आप सबको, सब धर्मों को स्वीकार करिए, उनका सम्मान करिए, जो सांप्रदायिक उन्माद है उसको फैलाने का कभी प्रयास मत करिए। ये उनके भाषण के मूल अंश थे। और अगर हम ज्यादा पीछे मत जाइए, अगर हम पीछे की बात लेंगे तो शायद बहुत सारी डिबेट्स कम पड़ जाएंगी, लेकिन अगर हम इसी चुनाव की बात करें 2024 की, तो चुनाव का प्रथम चरण से लेकर के अंतिम चरण तक अगर प्रधानमंत्री मोदी की ही बात करें, बाकी बीजेपी को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की बात करें तो उसमें आप मुसलमान, मुर्गी, मांस, मछली, मंगलसूत्र, ये आपका कमरा ले जाएंगे, ये आपकी जमीन ले जाएंगे, ये आपको मार देंगे, ये बुलडोजर चला देंगे। किसी भी भाषण में उनके अगर संभाव, प्रेम, भाईचारा अगर आपको नजर आता है तो आप प्लीज उसको बता दीजिए। हमारा जो हमारी तकलीफ है, जो विपक्ष की तकलीफ है, वो सिर्फ यही तकलीफ है कि ये ढोंग क्यों, जिस सेंटर को आप चुनते हो, जिस व्यक्ति को आपने चुना है, जो सिंबल आप बताना चाहते, उसके जीवन की जो शिक्षाएं थी आप उसके आसपास ही नहीं है। आपका पूरा जीवन। प्रेम शुक्ला जी, इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों को करूंगा। ये कांग्रेस का जो सवाल है आप समझ गए होंगे, वो कह रहे हैं कि विवेकानंद जी के स्मारक में आप जाकर वहां पर साधना कर रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर तो चल लीजिए, ये कांग्रेस कह रही है। प्रेम शुक्ला जी, इस पर जवाब। बिल्कुल उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल रहे, बिल्कुल उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस मंदिरों में जाने वाले को लड़कियां छेड़ने वाला कहती है, जो आप बताइए, बीच में ना बोलिए, मैं आपको सुन रहा था ना धैर्य से। जी, कृपा करके इतनी तो सदिच्छा का प्रदर्शन अगर आपके साथ मैं बिल्कुल आपको सुन रहा था ना धैर्यपूर्वक, मैं आपको धैर्यपूर्वक सुन रहा था। थोड़ी संयम की, जरा संयम की जो है इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करें। हालांकि कांग्रेसियों से संयम का प्रदर्शन की अपेक्षा करना बहुत ज्यादा है। अरे मैं उत्तर ही दे रहा हूँ माता जी, जरा सुन लीजिए। जी भाई साहब, मातेश्वरी भवानी मैया उत्तर ही दे रहा हूं मैं। धन्यवाद। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सूत्र वाक्य है। और हम लेकिन बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध जो मुस्लिम लीग ने इस देश का विभाजन किया 1937 के, उसके घोषणा पत्र से कांग्रेस का 2024 का घोषणा पत्र मिलता था, ये सत्य नहीं है क्या? शरीयत को संविधान पर लागू करेंगे, जो राजीव गांधी ने कुकर्म 1985 में किया था, इनके घोषणा पत्र में है कि पर्सनल लॉज, कौन से सेकुलर देश में साहब पर्सनल लॉज अलाउड है? तो ये हिंदू मुस्लिम आपने किया है, हमने नहीं किया है। इस देश के संसाधनों का बंटवारा करेंगे एक्सरे करके, ये किसका है भाई? इस देश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे, ये किसका बयान है भाई? 2009 के घोषणा पत्र में आपके था, 2011 कैबिनेट नोट में था, 2012 में था, और बारंबार, और इस देश के संविधान को हम पर लादा गया। ये कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार का प्रश्न था राहुल गांधी से, जो राहुल गांधी जिसका उत्तर नहीं दे पाए। इस देश का संविधान क्या लादा गया है, ये कहना चाह रहे हैं? राजेश भट्ट जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजेश भट्ट जी, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कांग्रेस के बब्बर शेर, और राहुल गांधी ने कल जो एक्स पर पोस्ट किया उसमें यह कहा है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के बब्बर शेर बीजेपी को हराने वाले हैं। यानी एनडीए अलायंस इंडिया अलायंस के बब्बर शेर के सामने ढेर होने वाला है क्या? राजेश जी, आप ही से सवाल है। राजेश भट्ट जी। हाँ बोलिए प्रत्युष जी, सवाल दोहराइए। राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस के बब्बर शेर, इंडिया अलायंस के बब्बर शेर, ये बीजेपी और एनडीए को ढेर कर देंगे। अरे भाई, सैकड़ों भेड़िया मिलकर एक शेर से लड़ सकते हैं क्या? किस बात का बब्बर शेर? कौन सा बब्बर शेर? तो घबराहट किस बात की है? आखिर इतनी घबराहट क्यों है? एक मामूली साधना से, एक पूजा से, एक अर्चना से, एक मंदिर जाने से, मंदिर बनवाने से क्यों परेशानी है इनको? समझ में नहीं आता है। अरे ये हार की बौखलाहट नहीं तो और क्या है? और बब्बर शेर, कौन सा बब्बर शेर? कहाँ थे बब्बर शेर? पाकिस्तान के जब घुटने टेक दिए थे इन लोगों ने, तब कहाँ थे?
कहाँ इनकी दिलेरी गई थी? आज भी मैं कहता हूं कि ये कौन कौन से राज्य में अभी प्रचार किए हैं अपने अलायंस के प्रति? चलिए समय कौन से अलायंस पार्टनर के लिए गए हैं? बहरहाल मुझे अरे यहाँ पर बिहार और बहस को उत्तर समाप्त प्रदेश, करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी आखिरी चरण की वोटिंग बाकी है और उम्मीद है कि इस बार मतदान प्रतिशत पिछली बार से और बेहतर होगा। जी न्यूज़।